यूपीएससी द्वारा आज 6 जुलाई को सीसेट के मामले के प्रश्नों का जवाब दे दिया गया है। उनके द्वारा जो आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं उनमें 9 आर्गुमेंट्स प्रमुख हैं। पहला आर्गुमेंट जो शक्तियां संवैधानिक रूप से मिली है वह इंटरनल ऑटोनॉमस बनाने के लिए ज़रूरी है। यह आर्गुमेंट बहुत ही गहरा और बहुत ही पावरफुल है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है जिसे आप भली भांति समझ रहे होंगे। दूसरा, कुछ अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करने के कारण इस तरह के पिटीशंस को इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो भविष्य में अन्य एग्ज़ाम्स में ऐसी पिटीशंस की बाढ़ आ जाएगी। तो यह भी एक आर्गुमेंट है। तीसरा, यह केस जो है टोटली इमेजिनेशंस पर बेस्ड है और इस केस में तो कोई मेरिट भी नहीं है। अब इस कल्पना वाली बात से तो सबके होश उड़ गए होंगे, पर आगे जो आर्गुमेंट दिया गया है वह है कि सुप्रीम कोर्ट में 2017 में एक मामला आया था और इसी तरह का मामला था जो असिता चावला वर्सेस यूपीएससी के मामले के नाम से जानी जाती है, तथा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था। चौथा आर्गुमेंट, कट ऑफ जो है मार्क्स तय करना एक पॉलिसी मैटर है और इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके लिए उदाहरण के रूप में रचना वर्सेस यूपीएससी के मामला को रिपोर्टेड किया गया है जो 2021 में सुनवाई की गई थी। इसी में एक अन्य केस का उल्लेख करते हुए जो रणविजय सिंह मामला 2017 में घटित हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि माइट रिवील सम लैप्सेस एट लेटर स्टेज। अगर बाद में ऐसा एग्ज़ाम होने के बाद कुछ लैप्सेस नज़र आते हैं तो इस आधार पर कोर्ट को यह देखना चाहिए कि इसमें इंटरनल चेक और बैलेंस की नीति अपनानी चाहिए कोर्ट को। इस केस में एक पंच लाइन के रूप में है कि जिस तरह से एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वे सफल होने के लिए जितना एफर्ट लगाते हैं, उसी तरह एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना भी उसी तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। वह भी एफर्ट लगाते हैं तो उनके एफर्ट्स को देखना जरूरी होता है। तो यह जो आर्गुमेंट है काफ़ी भारी भरकम आर्गुमेंट भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है यूपीएससी के तरफ जो है इस मामले को झुकाव दिया था। इस तरह से कुल मिला के यूपीएससी ने 10 से अधिक केसेस का जिक्र किया है और अगर इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है तो उन केसेस को पूरी तरीके से स्टडी करना होगा, उनमें लैप्सेस ढूंढनी होंगी और उसके बाद अपने आर्गुमेंट्स को फर्दर स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। पांचवा आर्गुमेंट कि अगर ट्रिब्यूनल ने कट ऑफ के मामले में इंटरफेयर किया तो जो विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आए हैं वे भी प्रभावित होंगे। अब ये प्रभावित का क्या मतलब निकाला जाए? दो बातें हो सकती हैं कि जब अगर मान लेते हैं कट ऑफ जो है ट्रिब्यूनल ने कम कर दिया तो इस कारण बहुत सारे नए लोग आ जाएंगे। अब होगा क्या कि कट ऑफ सीसेट के कारण जब बहुत बंदे क्वालिफाई होंगे तो पेपर 1 का मार्क्स जो है बढ़ जाएगा। तो जो बहुत सारे लोग सेलेक्टेड थे वे अब लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। फर्स्ट फेज के रिजल्ट में वे उनका मेरिट में नाम था, लेकिन दूसरे जब कट ऑफ कम होने के बाद सीसेट का उनका नाम ही मेरिट से ख़त्म हो गया। अब वे मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि जितने लोग अभी मेरिट में हैं उनको तो रखा ही जाएगा, साथ में जो सीसेट के मार्क्स कम करने के कारण कुछ और बंदों को जोड़ लिया जाए। अब ऐसे में बहुत सारे लोग देंगे मेंस, हो सकता है 20, 25, 30 हज़ार भी हो जाए, जिस तरह से जिस कट ऑफ में उठाया गया है पेपर 1 के हिसाब से। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पहले सेलेक्टेड थे उनका हित स्टेक जो है प्रभावित होगा। ये दो मतलब इसके कुल मिला के निकल रहे हैं। अब यूपीएससी किस और इशारा कर रही है इस पर पूरी तरीके से एनालिसिस डिटेल नहीं है शामिल। छठा जो आर्गुमेंट दिया गया है, कई लोगों ने कहा था कि सिलेबस से हटकर यूपीएससी सवाल पूछी है, पैटर्न ही बदल दी है। तो उसमें जवाब दिया गया है कि यूपीएससी ने कोई चेंज नहीं किया है आफ्टर 2015 के बाद तो कोई चेंज ही नहीं किया गया है, ना ही पैटर्न में ना ही सिलेबस में। ये जो है उनका जवाब है। जबकि जो एस्पायरेंट्स जो हैं इन दोनों मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि पैटर्न भी चेंज हुआ है और सिलेबस का जो है काफ़ी हद तक क्वेश्चंस उनसे बाहर आए हैं। सातवां जवाब, जो सिलेबस के वायलेशन का दावा किया गया था, उन्होंने कहा है कि जो आया है क्वेश्चन वह 10th लेवल तक का ही था। जो भी जिसने भी 10th लेवल पढ़ा है वह तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आया है और यहाँ पर आज आकर उन्होंने वह जो है लड़का बना नहीं पाया है, लड़की बना नहीं पाई। अब कहा क्या है कि अगर कोई बच्चा
सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा था अच्छे से, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये नहीं जानता है, तब भी वो न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन इन सब चीज़ों से बना सकता है। उसे फार्मूला, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। हर वो बच्चा जो है सीसेट निकाल सकता था जिनके पास सर्टेन स्किल अप टू क्लास 10th लेवल का था। यह जो है यूपीएससी का एक जवाब है। और यदि आपका सीसेट नहीं निकला है तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि आपके पास जो है 10th लेवल का वो स्किल नहीं है जो होना चाहिए एक विद्यार्थी में। बाकी अभी जो इस पर दावा किया जा रहा है कि एक मान लेते हैं कि इसे जनरल न्यूमरेसी से और डेटा इंटरप्रिटेशन से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन टाइम फैक्टर भी एक चीज़ होता है। कोई जो है इतने बड़े आंकड़े को बिना फॉर्मूले के और बिना प्रैक्टिस के उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता। तो उन सब बातों पर अगली कार्रवाई में, सुनवाई में बातचीत होंगी, आर्गूमेंट्स होंगे। 8वां आर्गूमेंट था कि केट में 2019 में कट ऑफ को कम किया गया था, रिड्यूस किया गया था। तो उसमें कहा गया कि जो सीडीएस का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट किया गया था उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना नहीं था, उसमें कट ऑफ के द्वारा तय होता है। जबकि सीसेट का जो पेपर है वह क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें अनिवार्य है कि 33% लाना ही है। और पेपर 1 जो है वह पेपर मेरिट बनाता है। तो ऐसे में सीसेट के उदाहरण से जो अलग तरह का पेपर है उससे जो है सीडीएस के पेपर से जोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ सीएससी का एग्ज़ाम और कहाँ सीडीएस का पेपर, दोनों को अलग एग्ज़ाम बता के इसे डाइवर्जेंट किया गया है जवाब में। और जो सीडीएस के पेपर में कट ऑफ कम भी किया गया था तो वो इसलिए किया गया था कि वैकेंसी के आधार पर कितने सीट लेने हैं उस आधार पर कट ऑफ तय होगा। तो वहाँ पर उसका जवाब ये आया है। साथ में यह भी कहा गया कि यह एक तरह का मिसगाइड किया गया है ऑनरेबल केट को, कि गलत तरीके से आंकड़े को प्रस्तुत किया गया है। तो कुल मिला के ये बात है इसमें। 9वां जो आर्गुमेंट दिया गया है वह बम है। ये नागासाकी और हिरोशिमा में जो 2 बम गिरे थे उसी तरह का यह बम है। और इसमें कहा क्या गया कि पीटी क्वालिफाई करने वालों का एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक किया गया तथा जैसा पेटिशनर्स द्वारा कहा जा रहा था उसके विपरीत डेटा पाया गया है। और डेटा क्या पाया गया, कह रहे थे कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले सेलेक्ट नहीं हुए हैं, सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनका जो आंकड़ा बता रहा है कह रहा है कि टोटली डिफरेंट है, आंकड़े यहाँ पर बताए नहीं गए हैं। और इससे यह साबित होता कहता है कि यह फैक्ट ही एक अकेला पर्याप्त है इस केस को डिसमिस करने के लिए। तो कुल मिला के आखिरी में जो निचोड़ निकला कि एकमात्र अगर वजह दें कि इस केस को क्यों डिसमिस कर देना चाहिए तो बस यही कि पीटी इस बार जो क्वालिफाई किए हैं उसके बैकग्राउंड को, एजुकेशनल बैकग्राउंड को चेक कर किया गया और उसमें आंकड़े जो दावा किया गया है पिटिशनर द्वारा उसके विपरीत पाया गया है। और एक ही बस इसी आंकड़ा के माध्यम से इस केस को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। और क्लोजिंग सेंटेंस में उन्होंने कहा कि हम लोग प्रे कर रहे हैं कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए ताकि जो इस बार पीटी क्वालिफाई किए हैं उन्हें और लागत या और भुगतान ना करना पड़े। तो इन कमेंट्स से, इन आर्ग्यूमेंट्स से आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या यूपीएससी का दावा ही सही है या पिटिशनर्स के भी जो दावा है उन्हें अभी तक बहुत बेहतर तरीके से जांचा परखा नहीं गया है? इन मुद्दों पर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।